बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले देख लें कि ये वक्त नमाज का तो नहीं, कल आपका कोई टेस्ट या इम्तिहान तो नहीं, आपने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया हुआ है, आपके ज़िम्मे घर वालों ने कोई काम तो नहीं लगा रखा, आपने किसी को कोई वक्त तो नहीं दे रखा। अगर इन बातों में से कोई एक भी बात हो तो इस वीडियो को बंद कीजिए, पहले वो काम ख़त्म कीजिए और बाद में वीडियो देखिए। नावल हवेली का इसरार का आखिरी हिस्सा पार्ट 5 हाज़िर खिदमत है। नावल से सही लुत्फ़ उठाने के लिए पिछले पार्ट्स भी देख लीजिए, यकीनन आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। फरजाना के इस सवाल के जवाब में कि तुम सबको ख़त्म करके पेटी पर कब्ज़ा क्यों नहीं कर लेते, दूसरे नकाब पोश ने कहा, इसकी एक बहुत अहम वजह है और मैं वो वजह ही जानना चाहता हूँ। पहले नकाब पोश ने पूछा, तो फिर सुनो, इसमें कोई शक नहीं, तुम पांचों को मौत के घाट उतार कर पेटी पर कब्ज़ा करना मेरे लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, लेकिन इस तरह मैं सारी उम्र उलझन का शिकार रहूँगा कि आखिर ये चक्कर क्या था, और उलझन की ज़िंदगी गुजारना मुझे पसंद नहीं। लिहाजा मैं निस्फ़ तुम्हें इसलिए देना चाहता हूँ कि तुम मुझे सारी तफसील सुना दो। तुम कौन हो, शेख मोहम्मद मुनीर कहाँ हैं, उनके घर के अफराद को यहाँ से किन हालात में जाना पड़ा, और ये सब बातें जब मुझे मालूम हो जाएंगी तो मैं इत्मीनान का सांस ले सकूँगा, और इसके बाद तुम मुझे भी गोली मार दोगे। पहले नकाबपोश ने तंज भरे लहजे में कहा, नहीं मारूँगा, ये मेरा वादा है। मैं तुम्हारे वादे पर किस तरह यकीन कर सकता हूँ? पहले नकाबपोश ने कहा। कहो तो बड़ी सी कसम खा लूँ, दूसरा बोला। हाँ, खाओ अपने बीवी बच्चों की कसम, उसने कहा। अफसोस मैं ये कसम नहीं खा सकता, दूसरे ने कहा। क्या मतलब? पहला नकाबपोश चौंक उठा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाने का आदी हूँ, क्योंकि इसी की इजाज़त है। खैर चलो यूं ही सही, पहले ने कहा। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, दूसरे नकाबपोश ने पुरएतमाद लहजे में कहा। अब मुझे यकीन आ गया है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है, पहला बोला। अगर यूं ही डरते रहे तो वक्त ज़ाया होगा, लिहाजा जल्दी जल्दी सब कुछ बता दो। अच्छी बात है, लो सुनो। ठहरो, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इस कब्र में कौन दफन है? क्या शेख मोहम्मद मुनीर है? दूसरे ने तेज़ आवाज़ में कहा। नहीं, कब्र में शेख मोहम्मद मुनीर नहीं है, पहले ने जवाब दिया। तो फिर कौन है? देखो, झूठ से काम नहीं चलेगा, मैं कब्र खोद कर देख सकता हूँ। नहीं, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरा साथ दे रहे हो, लेकिन बेहतर होगा कि मैं ये कहानी शुरू से सुनाऊँ। चलो यूं ही सही, दूसरे नकाबपोश ने जल्दी से कहा। महमूद, फ़ारूक, फरजाना और ख़ान रहमान को तो जैसे सांप सूंघ गया था। अच्छी भली कामयाबी खाक में मिलकर रह गई थी, ताहम वो अब भी पूरी तरह चौकस खड़े थे और किसी मौके की तलाश में थे। उन्होंने सुना, पहला नकाबपोश कह रहा था, ये आज से तकरीबन 6 माह पहले की बात है। एक शख्स शेख मोहम्मद मुनीर के पास आया। इसका नाम लाला राम था। लाला राम ने शेख मोहम्मद मुनीर को बताया कि किसी ज़माने में ये हवेली उसके बाप दादा की थी। आलमगीर जंग के मौके पर उन्हें हवेली छोड़कर भागना पड़ा और इसके बाद ये इनके कब्ज़े में आ गई। लाला राम अभी यहाँ तक कह पाया था कि शेख मोहम्मद मुनीर बोल उठे, तो क्या तुम अपनी हवेली मुझसे वापस लेने आए हो? अगर यही बात है तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो, क्योंकि ये हवेली मैं क्लेम में हासिल कर चुका हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो एक और पेशकश लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। लाला राम ने जल्दी से कहा। कैसी पेशकश? शेख मोहम्मद मुनीर हैरान होकर बोले। दौलत हासिल करने की पेशकश। क्या आप करोड़ों रुपए की दौलत हासिल करना चाहते हैं? लाला राम ने इत्मीनान से कहा। करोड़ों रुपए की दौलत? और ये तुम क्या कह रहे हो? शेख मुनीर ने हैरतज़दा अंदाज में कहा। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, इस हवेली में एक जगह करोड़ों रुपए का ख़जाना मौजूद है। इस जगह से सिवाय मेरे कोई वाकिफ़ नहीं। मेरे बाप ने मरते वक्त उस जगह के बारे में मुझे बता दिया था, लिहाजा मैं इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप चाहें तो हम मिलकर इस दौलत को हासिल कर लेंगे और इस तरह आपस में तकसीम कर लेंगे। अगर आपने मंजूर ना किया तो मैं खामोशी से वापस चला जाऊंगा और फिर कोई भी इस दौलत को हासिल ना कर सकेगा। अगर ये बात है तो भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? मैं तैयार हूँ। अभी ये बातचीत हो ही रही थी कि एक खंजर लाला राम की कमर में आकर लगा। खंजर दरवाजे में से आया था। लाला राम गिरकर तड़पने लगा। शेख मुनीर घबरा गए। उन्होंने खंजर पकड़कर लाला राम की कमर से खींच लिया, लेकिन लाला राम ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। शेख मुनीर सख्ते में आ गए। अब खंजर पर उनकी उंगलियों के निशानात आ गए थे। उन्होंने फौरी तौर पर हवेली से रुखसत होने का प्रोग्राम बना लिया। वो अपने ऊपर कत्ल का मुकदमा बनते बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बहुत कमज़ोर दिल थे।
चुनाचा सामान बांधा, 2 ट्रकों में लदवा दिया गया। शेख मुनीर ने खुद को एक ट्रंक में बंद कर लिया, हवा के लिए इसमें सुराख कर लिए गए। इस तरह वो शहर पहुंच गए। शेख मुनीर ने शहर में पहले ही एक कोठी तैयार करा रखी थी। पुरानी हवेली में रहते रहते वो तंग आ चुके थे। चुनाचा इस वक्त ये कोठी काम आ गई और वो वहां जाकर रहने लगे। लेकिन वहां तो शेख मुनीर मौजूद नहीं होते हैं। दूसरे नकाबपोश ने चौंक कर कहा, मुझे बस इसी कदर मालूम है। अच्छा खैर, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? किसी तरह मुझे इस चक्कर का इल्म हो गया और मैंने इस खजाने को पाने का प्रोग्राम बना लिया। इस हवेली के चक्कर काटने लगा, चाबियों का एक गुच्छा बनाया और पाइप के जरिए अंदर पहुंचकर तलाश शुरू कर दी। लेकिन ये काम करने से पहले मैंने कई माह तक इंतज़ार किया ताकि मामला बिल्कुल दब जाए। लेकिन इस लाश का क्या बना? क्या मतलब है? लाला राम की लाश का? फरजाना बोल पड़ी। इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? परेशानी के आलम में शेख मुनीर को इस तहखाने का पता चल गया। उन्होंने तहखाने में गड्ढा खोदा और लाश को दफन कर दिया। फिर तहखाना बंद किया, कमरे के दरवाजे को ताला लगाया और बीवी बच्चे और मुलाजिम के साथ शहर पहुंच गए। उन्होंने सोचा होगा कि काफ़ी अरसा गुजरने पर ख़जाना हासिल कर लेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे इस ख़जाने के बारे में सुनगुन लग गई। लेकिन किस तरह सुनगुन लग गई? दूसरा नकाबपोश बोला। बस लग गई किसी तरह, उसने गोलमोल सा जवाब दे दिया। नहीं दोस्त, तुम्हें सारी बात बिल्कुल सच सच बताना होगी, दूसरे नकाबपोश ने सर्द आवाज़ में कहा। क्या मतलब? आखिर तुम्हें इस सारे मामले का पता किस तरह लग गया? तुम कौन हो? अच्छा तो सुनो, मैं लाला राम का दोस्त हूँ। उसने मुझसे ख़जाने का जिक्र कर दिया था और तुम उसका ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। फिर जब लाला राम शेख मुनीर से मुलाकात करने हवेली में दाखिल हुआ तो तुम भी किसी तरह दाखिल हो गए, और जब लाला राम शेख मुनीर को ख़जाने के बारे में बता रहा था तो तुमने खंजर उसकी कमर पर खींच मारा। क्यों, यही बात है ना दोस्त? नहीं नहीं, भला मुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? उसने बौखला कर कहा। ख़जाना हासिल करने की ज़रूरत कोई मामूली ज़रूरत तो नहीं है। तुमने सोचा होगा शेख मुनीर लाला राम के कत्ल के जुर्म में गिरफ़्तार हो जाएंगे और उनके बाद तुम आसानी से ख़जाना हासिल कर लोगे। लेकिन शेख मुनीर ने मुकदमे में उलझने की बजाय फ़रार होना पसंद किया। ऐसे में इत्तेफाक से इन्हें तहखाने का रास्ता मालूम हो गया। तहखाने के बारे में लाला राम ने इन्हें पहले ही बता दिया था। इस आतिशदान का फ़र्श वो लोहे का पहले ही देख चुके थे, लिहाजा उनका ख्याल फौरी तौर पर उस फ़र्श की तरफ गया। उसी वक्त वो तहखाना दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए। उन्होंने उस वक्त ख़जाने की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा, क्योंकि इस वक्त तो उन्हें लाश की पड़ी थी। उन्होंने अपने मुलाजिम के ज़रिए लाश दफन की, खुद को ट्रंक में बंद किया और शहर पहुंच गए। कुछ माह गुजरने पर तुम हरकत में आए, गोया तुम ही लाला राम के कातिल हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं कातिल हूँ या नहीं, इससे कोई बहस नहीं। मैं सारी कहानी सुना चुका। अब तुम इन चारों को कब्र में दफन कर दो, उसके बाद हम पेटी को आपस में तकसीम कर लेंगे, पहले नकाबपोश ने कहा। लेकिन इस काम से पहले मैं ये इत्मीनान करना चाहूँगा कि कहीं इस कब्र में शेख मोहम्मद मुनीर दफन तो नहीं है। मैं कह चुका हूँ इसमें लाला राम दफन है। मैं कैसे यकीन कर लूँ, जबकि तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था? दूसरे नकाबपोश ने कहा। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं भी इस बारे में कसम खाऊं? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे इस कब्र को खोद दो, मैं देखकर ही यकीन करूंगा, दूसरे नकाबपोश ने कहा। इस तरह वक्त ज़ाया होगा दोस्त। आखिर तुम क्या करोगे लाला राम को देखकर? अब तक तो शायद इसकी हड्डियां तक गल सड़ गई होंगी। इतनी जल्दी? ऐसा नहीं होता। कस्सी संभाल लो, खुदाई शुरू कर दो, वरना तुम्हारा मामला ख़त्म। इस सूरत में मुझे एक गोली और ज़ाया करना होगी, लेकिन एक गोली के मुआवजे में मुझे निस्फ खजाना और मिल जाएगा, लिहाजा ये सौदा महंगा नहीं रहेगा। क्या ख्याल है? इस बार दूसरे नकाबपोश की आवाज़ मज़ीद सर्द हो गई। पहला कांप उठा और बोला, अच्छा यूं ही सही, अगर तुम मेरी बातों पर एतबार नहीं करते तो मैं कब्र खोद डालता हूँ, खुद ही देख लेना कि इसमें कौन दफन है। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ, वो बोला। पहले नकाबपोश ने कस्सी उठाई और कब्र पर जुत गया। उसके हाथ बहुत तेज़ी से चल रहे थे। महमूद, फ़ारूक, फरजाना और ख़ान रहमान का हाल बहुत बुरा था। दूसरे नकाबपोश ने आकर उनका काम ख़राब कर दिया था और इन्हें उस पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था, वरना वो एक साथ उस पर झपट पड़ते। ताहम मौके की तलाश में थे। उधर कब्र में तेज़ी से गड्ढा बनता जा रहा था। ये ख्याल उनके लिए खौफनाक था कि कब्र में कहीं शेख मोहम्मद मुनीर की लाश ना हो। अचानक महमूद ज़ोर से उछला और दूसरे नकाबपोश की कमर से जा टकराया। उसे पूरी उम्मीद थी कि इसका धक्का नकाबपोश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मुंह के बल गिर जाएगा, लेकिन इसका ख्याल बिल्कुल गलत साबित हुआ। नकाबपोश लड़खड़ा ज़रूर गया, गिरा नहीं। फ़ौरन ही इसका पिस्तौल इनकी तरफ तन गया। उसकी गर्राई हुई आवाज़ इनके कानों से टकराई, आराम से खड़े रहो,
अब अगर कोई गलत हरकत की तो नुकसान उठाओगे। अब उन्हें सांप सूंघ गए, जान गए कि मुकाबिल कम फुर्तीला नहीं है और इस फुर्तीले आदमी पर सोचे समझे बगैर हाथ डालना मुसीबत मोल लेना होगा। लो भाई, मैं कब्र की गहराई तक पहुंच गया हूँ। लाश को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तुम खुद ही कब्र में उतर कर देख लो। ठीक है, लेकिन बेहतर तो यही था कि तुम लाश को बाहर घसीट लाते। ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा तो तुम बाहर निकल आओ, मैं उनके जरिए निकलवा लेता हूँ, उसने कहा। क्या कहा? हम मुर्दा निकालेंगे कब्र से? अरे बाप रे बाप, फारूक ने बौखला कर कहा। मुर्दा आदमी कुछ नहीं कहता। बेफिक्र होकर कब्र में उतर जाओ और मुर्दे को बाहर घसीट लो। तुम ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते? फारूक ने जल भुन कर कहा। और तुम लोगों को पिस्तौल की जद पर कौन रखेगा? उसने भुनाई हुई आवाज में कहा। लाइए पिस्तौल मुझे दीजिए, मैं इन लोगों को पिस्तौल की जद पर रखूंगा, फारूक ने शौक अंदाज में कहा। तो तुम मुर्दे को बाहर निकालने का काम क्यों नहीं कर लेते? वो बोला। ना बाबा, डर लगता है, ये काम हमसे नहीं होगा। अपने साथी से कहो, दूसरा नकाबपोश खान रहमान की तरफ देखते हुए बोला। नहीं, मुझसे भी नहीं होगा। मैं समझ गया, तुम लोग दरअसल मौका महल देखकर मुझ पर झपट पड़ना चाहते हो, लेकिन मेरा दावा है तुम ऐसा नहीं कर सकते। बल्कि अगर मैं पिस्तौल तुम्हारे हाथ में दे दूं तब भी तुम मुझ पर फायर नहीं कर सकोगे। ये कैसे हो सकता है? पहला नकाबपोश बोला। जादू के जरिए। खैर ये लो, मैं तुम्हें अपने जादू का कमाल दिखा ही देता हूँ। ये कहकर उसने पिस्तौल फारूक की तरफ बढ़ा दिया। लो भाई पिस्तौल, इस शख्स का ख्याल रखना, अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो बेशक गोली मार देना, लेकिन टांगों पर मारना। जी अच्छा, फारूक ने बौखला कर कहा और थर थर कांपते हाथों से पिस्तौल पकड़ लिया। दूसरे नकाबपोश ने आओ देखा ना ताओ कब्र में उतर गया। ये तुम क्या कर रहे हो? पहला नकाबपोश उनकी तरफ मुड़ा। देख तो रहे हो क्या कर रहे हैं, इसमें पूछने की क्या बात है? शायद तुम लोगों का दिमाग चल गया है। भरा पिस्तौल अब तुम्हारे हाथ में है, तुम इस शख्स का कांटा क्यों नहीं निकाल देते? लो भाई महमूद, अब पिस्तौल से भी कांटा निकलने लगा। अरे मियाँ, ये काम पिस्तौल से नहीं सुई से लिया जाता है, फारूक ने कहा। तुम लोग बिल्कुल पागल हो। अरे वो गड्ढे में उतरा हुआ है, अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गोली मार दो उसे। पहला नकाबपोश चीख कर बोला। उससे गोली मार दूं और खुद फांसी पर जा चढ़ूं ताकि सारे का सारा खजाना तुम्हारे हाथ लग जाए। भाई वाह, क्या तरकीब सूझी है तुम्हें, लेकिन अफसोस मेरा दिमाग वाकई चल गया है, लिहाजा मैं इस पर अमल नहीं करूंगा। तो क्या वाकई ये शख्स जादूगर है? वह कहलाया। पता नहीं वाकई जादूगर है या इत्तफाकी जादूगर है, महमूद ने जल्दी से कहा। मुझे क्या, मेरे साथ तुम खुद ही भुगतोगे। ये हम पांचों को गोली मारेगा, फिर हमें यहाँ दफन करेगा और इस तरह आप सारा खजाना खुद ले जाएगा। अच्छा दिमाग ना चाटो, अपना दिमाग तुम गवा ही चुके हो। ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, महमूद खुश होकर बोला। मैं कहता हूँ तुम इस पर काबू क्यों नहीं पा लेते? वो चीख उठा। पहले तो ये देख लें कब्र में किसका मुर्दा निकलता है। अगर इससे पहले हमने इस पर काबू पा लिया तो फिर मुर्दे को कौन बाहर निकालेगा? फरजाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद तुम सभी पर इसके जादू का असर हो गया है। हाँ, क्योंकि इसका जादू वो है जो सर चढ़कर बोलता है, फारूक ने कहा। इसी वक्त उन्होंने दूसरे नकाबपोश को गड्ढे से निकलते देखा। फिर उसने मुर्दे को खींचकर कब्र के किनारे डाल दिया। तहखाने में बदबू भर गई। इनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। मुर्दे के जिस्म पर उसका अपना लिबास था और वो गल सड़ चुका था। चेहरे के नक्शो निगार अभी बिल्कुल सलामत थे। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। बदबू के बावजूद तहखाने में रुकने पर मजबूर हो गए। ये क्या, हमें इसका चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? फरजाना ने कहा। पता नहीं इन चेहरों को क्या हो गया है, जिसे देखो जाना पहचाना लगने लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस शख्स की शक्ल तो बिल्कुल इरफान नामी से मिलती है। उफ़ अल्लाह, महमूद ने खौफजदा अंदाज में कहा। लेकिन इरफान नामी को तो हम बिल्कुल जिंदा सलामत देख चुके हैं। वो भला इस कब्र में कहाँ से आ गया? वो भी आज नहीं 6 माह पहले, फारूक ने हैरान होकर कहा। हाँ, ये मुर्दा जिस्म इरफान नामी का नहीं। आओ अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, ऊपर चलें, दूसरे नकाबपोश ने कहा और जीने की तरफ बढ़ गया। पिस्तौल अभी तक फारूक के हाथ में था और पहले नकाबपोश का मारे हैरत के बुरा हाल हो रहा था। चलिए जनाब, आप भी चलिए, या फिर इस मुर्दे के साथ ही रहने का इरादा है? महमूद ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता, उसने कांप कर कहा और दूसरे नकाबपोश के पीछे लपका। पहले वो दोनों निकले, वो इनके पीछे चले। कमरे में पहुंचे, दोनों नकाबपोश आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हैं? खान रहमान ने बौखला कर कहा। और क्या करते, हजरत तो भाग निकलने के चक्कर में थे, दूसरा बोला। देखते ही देखते पहला नकाबपोश बेदम हो गया और बुरी तरह हाँफने लगा। खजाना हासिल करना इतना आसान नहीं होता जनाब, आपको हाँफने से महफूज रहने की मशक कर लेनी चाहिए थी, फारूक ने गुनगुनाने के अंदाज में कहा। मैं अब तुम लोगों से समझ लूंगा, वो गुर्राया। अब क्या समझ लोगे भाई? समझने समझाने का वक्त भी गुजर चुका है। हाँ, पहले ये कोशिश की होती तो कोई और बात थी, फारूक ने कहा।
चलो भाई, अब तुम अपने चेहरे से ये नकाब उतार दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारा नाम इन लोगों को इसके बगैर ही बता दूंगा। क्या मतलब? मैं जानता हूँ तुम कौन हो और ये सब चक्कर क्यों चला रहे हो, दूसरे नकाबपोश ने कहा। अब हमसे नहीं रहा जाता, मैं खुद इनका नकाब उतारता हूँ, महमूद ने जोश में आकर कहा। हाँ ज़रूर, लेकिन ज़रा संभल कर, कहीं ये कोई चाल ना चल जाए। अब ये बेचारा क्या चाल चलेगा जबकि आप यहाँ मौजूद हैं, फरजाना मुस्कुराई। ये क्या, तुम लोग तो बिल्कुल अपनों की तरह बात कर रहे हो। तुमने ठीक कहा मिस्टर नकाबपोश, ये बिल्कुल हमारे अपने हैं। उन्होंने दरअसल हम पर जादू नहीं किया था, बस फारूक को पिस्तौल देते वक्त उन्होंने अपनी असली आवाज़ निकाल दी थी और उसी वक्त हमें मालूम हो गया था कि ये तो हमारे अब्बा जान हैं। क्या मतलब? वो घबरा गया। भाई अभी तक ये नहीं समझे और चले थे ख़जाना हासिल करने। ये इंस्पेक्टर जमशेद हैं, खान रहमान बोले। क्या? पहला नकाबपोश बिल्कुल हैरान रह गया। चंद लम्हे की खामोशी के बाद इंस्पेक्टर जमशेद ने चेहरे से नकाब उतार दिया और बोले, अब तुम भी नकाब उतार दो भाई, गर्मी महसूस कर रहे होगे। उफ खुदा, ये मैं किस जाल में फंस गया, अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस गए हो। अब हम तुम्हें साथ लेकर दारुल हुकूमत जाएंगे। वो क्यों? दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए, वो मुस्कुराए और फिर खान रहमान से बोले, खान रहमान ये बहुत शर्मीला है, तुम ही इसका नकाब उतार दो। अच्छा, उन्होंने कहा और आगे बढ़े। नकाबपोश ने बौखला कर खुद ही नकाब उतार फेंका। उन्होंने देखा उनके सामने इरफान नामी खड़ा था। आवाज़ तो जानी पहचानी महसूस करते रहे थे, लेकिन चूंकि वो किसी कदर आवाज़ बदलने में कामयाब हो गया था इसलिए पूरी तरह ना जान सके थे। अरे ये तो इरफान नामी है जिसके घर में हम ठहरे हुए थे। हाँ, और तुम भूल रहे हो कब्र से बरामद की जाने वाली लाश की सूरत भी इरफान नामी से मिलती जुलती है। इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा। ओह हाँ, ये बात तो हमने लाश के चेहरे पर नज़र पड़ते ही कह दी थी, महमूद बोला। लेकिन अब्बा जान, ऐसा क्यों है? अगर सभी बातें तुम यहाँ पूछ लोगे तो दारुल हुकूमत चलकर अपने क्लास फेलो के घर क्या सुनोगे, उन्होंने कहा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो क्या हम वापस चल रहे हैं? हाँ, बस पुलिस का इंतज़ार है, मैं आते हुए फ़ोन कर आया था। उसी वक्त भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी और वही इंस्पेक्टर साहब नमूदार हुए, लेकिन अब उनके चेहरे पर हैरत के आसार नज़र आ रहे थे। मुझे इंस्पेक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया है। चलिए, ये और भी अच्छी बात है, उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया, फारूक बोला। आध घंटे बाद वो वापस रवाना हो रहे थे। आपने उनका नाम नहीं बताया, ना उन्होंने खुद बताया। जाहिर है इनका नाम इरफान नामी तो नहीं होगा। नहीं, तफसील अब शेख मोहम्मद मुनीर साहब की कोठी में ही चलकर बताऊंगा। और शेख मोहम्मद मुनीर साहब हैं कहाँ पर? उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। वो मुस्कुराए। 3 घंटे बाद वो शेख मोहम्मद मुनीर साहब की कोठी में मौजूद थे। बेगम मुनीर, उनका बेटा हारिस मुनीर और मुलाजिम फजल करीम इरफान नामी को हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। आखिर ये सब क्या है? आप लोगों को वो शख्स अच्छी तरह याद होगा जो शेख साहब से मिलने आया था। उसने अपना नाम लाला राम बताया था और फिर किसी ने उसकी कमर में खंजर दे मारा था। शेख साहब ने खंजर उसकी कमर से निकाला तो उनकी उंगलियों के निशानात उसके दस्ते पर आ गए। इस चीज़ से खौफजदा होकर आप लोगों ने हवेली से निकल आने का फ़ैसला कर लिया। शहर में इत्तेफाक से कोठी पहले ही तैयार थी, ना भी होती तो किसी होटल में क़याम कर सकते थे। लेकिन अब्बा जान, शेख साहब कहाँ हैं? फरजाना बेचैन होकर बोली। वो भी अभी आ जाएंगे, फ़िक्र ना करो। अब जल्दी जल्दी तफसील सुना दीजिए, हम बहुत बेचैन हो रहे हैं। मुझे तुम्हारे अंकल इकराम का इंतज़ार है, उन्होंने कहा। 1 मिनट बाद इकराम अपने मातहतों के साथ अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कई आवाज़ें उभरीं। बैठ जाओ इकराम, थोड़ी देर बाद एक कातिल तुम्हारे हवाले करूँगा। कातिल? उसने चौंक कर कहा। हाँ अंकल, बिल्कुल असली कातिल, फ़ारूक ने कहा। महमूद और फ़ारूक ने अपने क्लास फेलो को स्कूल में बेतहाशा आंसू बहाते देखा तो ये परेशान हो गए। इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत उससे कुछ मालूम करना चाहा तो वो इन्हें अपने घर ले गया। शायद वो इन्हें अपने वालिद साहब के बारे में तफसील सुनाना चाहता था ताकि ये उनकी मदद कर सकें, लेकिन उनकी वालदा ने मना कर दिया और उसे खामोश रह जाना पड़ा। लेकिन महमूद, फ़ारूक और फरजाना उलझन का शिकार हो गए। उन्होंने दूसरे शहर में इनकी रहायशगाह का पता चला लिया, क्योंकि ये लोग सिर्फ 6 माह पहले इस कोठी में आए थे। हालात पुरसरार से पुरसरार होते गए। मैंने इन तीनों को खान रहमान के साथ भेज दिया, फिर खुद भी वहां पहुंच गया और दूर रहकर हालात और वाक़यात का जायज़ा लेता रहा। चुनाचा इस वक्त ये यहाँ मौजूद हैं। मैं ये कहानी 6 माह पहले से शुरू करूँगा, जब शेख मोहम्मद मुनीर अपने बेटे, बीवी और मुलाजिम के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन अचानक एक शख्स उनसे मिलने आया। उसने अपना नाम लाला राम बताया, गोया वो एक हिंदू था। उसने कहा, जिस हवेली में आप रह रहे हैं वो मेरे बाप दादा की है। तब फिर मैं क्या करूं? अब तो मैं इसका मालिक हूं, क्योंकि मैं इसे क्लेम में हासिल कर चुका हूं।
मैं जानता हूँ कि ये हवेली अब आप ही की है। मुझे इस हवेली से कुछ दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो दिलचस्पी दरअसल एक और चीज़ से है। बात दरअसल ये है कि मेरे बाप दादा बहुत बड़े जागीरदार थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा खजाना जमा कर रखा था। आलमी जंग शुरू हुई तो वो हवेली छोड़कर चले गए और जल्दी में खजाना ना ले जा सके। मरते वक्त मेरे बाप ने खजाने का राज मुझे बता दिया, लिहाजा मैं यहाँ आया हूँ। सिर्फ मैं जानता हूँ कि खजाना कहाँ मौजूद है। मेरी कोशिश के बगैर आप खजाना हासिल नहीं कर सकेंगे, और ख़जाना है भी मेरे बाप दादा की मलकियत। लिहाजा हम दोनों मिलकर ख़जाना हासिल कर लेते हैं और उसे आधा आधा तकसीम कर लेंगे। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ख़जाना कहाँ है? आइए मैं तय खाने का रास्ता दिखाऊं। ये कहकर वो आतिशदान की तरफ बढ़ा और राख हटाने लगा। यही वो वक्त था जब खंजर उसकी कमर में पैवस्त हो गया। शेख मुनीर बौखला उठे। उन्होंने दरवाजे से बाहर निकल कर देखा, लेकिन कोई नज़र न आया। वापस आए तो लाला राम का जिस्म तड़प रहा था। उनका बेटा और बीवी दहशतज़दा अंदाज में लाश को देख रहे थे। उन्होंने बेख्याली में खंजर खींच लिया। फौरन ही लाला राम साकित हो गया। वो घबरा गए। ज़्यादा घबराहट इसी वजह से हुई कि खंजर को छू चुके थे और खंजर पर उंगलियों के निशानात की वजह से वो कातिल साबित हो सकते थे। लिहाजा उन्होंने लाश को तहखाने में दफन करने की ठान ली और फिर ट्रकों में सामान लाद दिया गया। यहाँ तक कहकर इंस्पेक्टर जमशेद खामोश हो गए। आप उनके मुलाजिम का जिक्र करना भूल गए शायद। नहीं, मैं भूला नहीं, उन्होंने कहा। आपको इन सब बातों का पता किस तरह लगा? महमूद ने कहा। दूसरे अब्बाजान, अब भी बहुत सी बातें जहन में साफ नहीं हो रही, फरजाना बेचैन अंदाज में बोली। तो उन्होंने अभी अपनी कहानी ख़त्म कहाँ की है? बस ज़रा सांस क्या लिया, तुम दोनों शुरू हो गए, फारूक ने जल भुन कर कहा। हाँ, यही बात है। मैं जब इस शहर पहुँचा तो तुम लोगों की कोशिशों को देखा तो बहुत हंसी आई। मैं तुम लोगों के साथ साए की तरह लगा रहा, यहाँ तक कि हवेली के अंदर भी मौजूद रहा, लेकिन हालात का बिल्कुल खामोशी से जायज़ा लेता रहा। फिर वहाँ की म्यूनसिपल कमेटी का रिकॉर्ड रूम से पुराना रिकॉर्ड भी निकलवाया और इस तरह ये बात मालूम हुई कि लाला राम का एक और भाई था और इसका नाम बाला राम था। अब चूंकि मिलने वाली लाश लाला राम की है और इरफान नामी से इसकी शक्ल मिलती है, तो ये बात साफ हो जाती है कि इरफान नामी नहीं बल्कि बाला राम है, यानी मकतूल का भाई है। और दरअसल उसने अपने बड़े भाई को खंजर के जरिए मार डाला है। उनके बाप ने दरअसल खजाने के बारे में दोनों को ही बता दिया था। दोनों खजाना हासिल करने के लिए साथ ही इस शहर में पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पहुंचकर उन्होंने प्रोग्राम ये तय किया कि पहले सिर्फ एक भाई जाकर हालात का जायजा लेगा और खजाने का सुराग लगाने की कोशिश करेगा। चुनाचा लाला राम ने अपना हुलिया तब्दील किया और मुलाजमत हासिल करने के बहाने शेख मुनीर से मिला। इत्तफाक की बात कि उन्हें इन दिनों मुलाजिम की ज़रूरत भी थी। उन्होंने फ़ौरन उसे मुलाजिम रख लिया। ओह, उनके मुंह से हैरत से निकला, तो इनका मुलाजिम दरअसल लाला राम था। तब फिर वो इस रोज़ अचानक इनके पास नहीं आ सकता था। नहीं, उसने मुलाजमत हासिल करने के लिए वज़ाक़ता मुसलमानों की सी बनाई। ख़जाने का सुराग लगाने के बाद उसने इस तहखाने से निकालने के लिए भी बहुत तदबीर की, लेकिन शेख मुनीर और उनके बीवी बच्चों की मौजूदगी में निकालना मुमकिन ना था। आखिर उसने फ़ैसला किया कि शेख मुनीर के इल्म में लाकर ख़जाना निकाला जाए। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त दूसरे भाई की नीयत बदल गई। वो भी मौके का मुंतज़िर था, वो और ताक में था। वो हवेली के खुले दरवाजे से चोरों की तरह अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त लाला राम इनसे बात कर रहा था, लिहाजा उसने अपने भाई की कमर पर खंजर खींच मारा। उसने सोचा भाई मर जाएगा और कत्ल के इल्ज़ाम में शेख मुनीर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उनकी अदम मौजूदगी में वो सारा खजाना हासिल कर लेगा। शेख मुनीर घबरा गए और हवेली छोड़कर शहर आ गए। ये मामले के दबने का इंतज़ार करने लगा। करीब ही इसने एक मकान किराए पर ले लिया ताकि हवेली इसकी नज़रों में रहे। कत्ल कर चुका था, इसलिए बहुत खौफज़दा था। डरता रहा और ख़जाना हासिल करने के लिए बहुत देर इंतज़ार करता रहा। लेकिन फिर उसने महमूद, फ़ारूक और फरजाना को हवेली के गिर्द चक्कर लगाते देखा और फ़िक्रमंद हो गया। आखिर दखल दे बैठा और उनसे पहले पाइप के ज़रिए अंदर पहुंच गया। उधर मैं वहां पहुंच गया और उसकी हरकत मेरी नज़रों से छुपी ना रह सकीं। ये है कुल कहानी। गोया 6 माह पहले जिस शख्स का कत्ल हुआ वो इसका बड़ा भाई था। ख़जाने की लालच में इसने अपने बड़े भाई को ही कत्ल कर डाला। बड़ा भाई शेख साहब के यहाँ मुलाजिम था। ख़जाने की बात करने के लिए वो अपनी असली शक्ल में आया था, लेकिन शेख साहब भांप गए थे कि इनका मुलाजिम ही दरअसल लाला राम है। लिहाजा उन्होंने भी खुद को पोशीदा रखने का फ़ैसला कर लिया और घर के मुलाजिम के रूप में निकल आए। दरअसल उन्हें खौफ था कि कहीं पुलिस लाश दरियाफ्त न कर ले, लिहाजा उन्होंने खुद को पोशीदा कर लिया। घर के तीनों अफराद खौफ की लपेट में आ गए और फांसी का खौफ हर वक्त उनके जहनों पर सवार रहता था। यही वजह है कि हारिस आमतौर पर आंसू बहाता रहता था। पहले स्कूल में इसके रोने का बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ तो उसने स्कूल तब्दील कर लिया, लेकिन नए स्कूल में पहले ही रोज़ महमूद, फ़ारूक इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए।
यहाँ तक कहकर वो खामोश हो गए। सब बातें वाज़ेह हो गईं, लेकिन अब तक ये नहीं बताया कि शेख मोहम्मद मुनीर साहब कहाँ हैं। खान रहमान बोले, भाई ये भी कोई पूछने की बात है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ इस घर में मौजूद मुलाजिम ही असल में शेख मोहम्मद मुनीर हैं। वो अपने ही घर में मुलाजिम बनकर रहने पर मजबूर हो गए थे। चलो ये केस तो हल हो गया। खान रहमान बोले, अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस केस में आपने हमें अब्बा जान की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। फरजाना बोली, और वो सब मुस्कुराने लगे।